हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, ये आईएएस अपना का 11th पार्ट है। 10th पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? 10th पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो पल्लवास थे उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, जो पल्लवास थे उनके टाइम पे क्या सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई थी और कौन कौन से इम्पोर्टेंट किंग्स थे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है 11th, इसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि पल्लवास के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्ट कैसी थी, फाइन आर्ट कैसा था और उसका कैसा डेवलपमेंट हो रहा था। तुम इस वीडियो को देखो, उसके पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम 10th वाले पार्ट में जाके ये देखो कि किंग का सीक्वेंस क्या था, कि पहले कौन से किंग आए, बाद में कौन से किंग आए और उसके बाद कौन से किंग आए। इसको अगर तुम रीड कर लोगे तो तुमको थोड़ा टाइमलाइन का जो है वो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद हम लोग ये पार्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, फाइन आर्ट, पार्ट 11th आईएएस अपना। तो पहले कौन सा पॉइंट हम देखेंगे कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम पे जो रिलीजियस था वो कैसे थे, रिलीजन कैसे डेवलप हो रहे थे, उस टाइम पे कौन कौन से रिलीजन थे। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जो सोसाइटी थी, ठीक है, वो जो सोशल ऑर्डर्स थे वो किस में बेस्ड करते थे? वैदिक सिस्टम में। अगर आपको याद होगा तो क्लास 6 एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ें लिखी हुई है कि वैदिक सिस्टम स्टार्ट हुआ, वेद लोग लिखने लग गए, वेद पढ़ने लग गए। तो वेद में एक फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था लोगों का, कि सोसाइटी में जो लोग होंगे वो किस आधार पर कैटेगराइज होंगे, किस आधार पर उनका डिवीजन होगा। तो वही जो सिस्टम था वो पल्लवास प्रमोट कर रहे थे। ये चीज़ याद रखना, प्रमोट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे कि चलो ठीक है तो है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो उसको डिमोलिश कर रहे थे कि नहीं है तो अब नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रहे थे? उसको प्रमोट कर रहे थे कि नहीं, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, वी नीड टू टेक इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड बहुत दिनों तक इसको चलाना है। ये वाली जो चीज़ है वो किसके दिमाग में थी? पल्लवास के दिमाग में थी। अब देखो, जो वैदिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ब्राह्मण्स को क्या करता है? हाई पोस्ट पे रखता है। वो बोलता है कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेम चीज़ इन्होंने किया, इन्होंने ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट किया। ठीक है, तो ब्राह्मणिज्म को बहुत ज़्यादा हायर प्लेस इन द सोसाइटी दिया गया। और जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड हो गया। ठीक है, रिजिड का क्या मतलब होता है कि एक होता है एक फ्लेक्सिबल अगर होता ना, तो इसमें क्या होता है, जब फ्लेक्सिबल था स्टार्टिंग, जब अर्ली वैदिक पीरियड जाते हो तो तुमको पता चलता है कि कोई भी कास्ट का इंसान ब्राह्मण बन सकता था अगर उसको इंटरेस्ट है एजुकेशन में। ठीक है, अगर वो एजुकेट होना चाहता है, वो उसके पास दिमाग है और वो चाहता है, उसको नॉलेज भी है बहुत सारा, तो वो ब्राह्मण बन जाता था। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, एक रिजिड सिस्टम हो गया कि नहीं, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा। तो क्या हो गया, एक लाइन सी खिंच गई कि नहीं, तुम इस साइड नहीं आ सकते, तुम क्या हो, एक रिजिड क्लासिफिकेशन के अंदर हो। ठीक है, तो ब्राह्मणिज्म को हायर पोस्ट मिल गई। ठीक है, वैदिक सिस्टम जो है, वैदिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो फॉलो होने लग गया। और थर्ड चीज़ क्या हुई, रिजिड क्लासिफिकेशन हो गया किसका? सोसाइटी का। दूसरी चीज़ क्या हुई, जो ब्राह्मण्स थे उनको लैंड ग्रेंट्स मिलने लगे, किसके द्वारा? किंग्स एंड नोबेल्स के द्वारा। नोबेल्स का क्या मतलब है? ऐसे लोग जो लोग अमीर होते थे, समृद्ध होते थे, जैसे कि अपना मान लो जो बहुत सारे ज़मींदार। ठीक है, तो ये जो ज़मींदार होते थे ये लोग भी क्या करते थे? लैंड ग्रांट करते थे, मतलब दान दे देते थे कि चलो ठीक है, ये वाला जो लैंड है ये तुम ले लो और यहाँ पे तुम जो भी करना चाहो करो। किसको देते थे? ब्राह्मण्स को देते थे। दूसरी चीज़ क्या थी, ये जो ब्राह्मण्स थे, इनका दो काम हुआ करता था। पहला काम क्या था? एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि इनको बहुत सारा नॉलेज होता था। ठीक है, इनको पहला काम क्या होता था? एजुकेशन प्रोवाइड करना। दूसरा काम क्या होता था? टेम्पल्स की देखभाल करना। अब टेम्पल्स की देखभाल से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसकी सफाई करना। टेम्पल से देखभाल का मतलब ये है कि वहाँ किस तरीके के नियम फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे किस तरीके की शिक्षाएं दी जा रही हैं, वहाँ पे कोई कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जैसे कि चोरी का सामान टेम्पल में रख दिया। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी देखने का काम किसका था? ब्राह्मण्स का हुआ करता था। एक रिमार्केबल फीचर जो था पल्लव पीरियड के टाइम पे, कि जो शिविज्म था और वैष्णविज्म, ये दोनों बहुत हायर पोस्ट कह सकते हैं वो चला गया था। दिस वॉज अकम्पनिज्ड बाय द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अगर तुमको याद होगा तो पहले जब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, अशोका के टाइम पे बात करते हैं, तो अशोका के टाइम पे बुद्धिज्म हमने कैसे स्टार्ट किया था? पहले तो कोई रिलीजन नहीं था, फिर हमने सीधा कौन सा स्टार्ट किया? वैदिक सिस्टम, फिर उपनिषद, उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म, ऐसा हम रीड कर रहे थे। तो जो अशोका थे उनके टाइम पे ये जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत पीक में था। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो जो अशोका है वो भी इनसे बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस जो हो गया था वो हो गया था। लेकिन इस टाइम पे जब पल्लवास का टाइम आया तो क्या हुआ,
नारायण मतलब विष्णु जी और शंकर जी, इनके भक्त बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो इन दोनों रिलीजन को प्रमोट किया जाने लग गया। कौन से रिलीजन को? एक थे जो शिव जी को फॉलो करते थे और दूसरे जो नारायण मतलब विष्णु को फॉलो करते थे। इसके साथ क्या हो गया, जब एक रिलीजन प्रोमिनेंट हो गया तो दूसरा रिलीजन डिक्लाइन में आ गया, मतलब उसके भक्त, उसके फॉलोअर्स, उनके जो फॉलोअर्स थे वो कम हो गए। किसके फॉलोअर्स कम हुए? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो नारायण भक्त थे, ठीक है, शिव नारायणस एंड वैष्णव अलवराज, ये दोनों क्या हो गए, इन लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया भक्ति मूवमेंट में। अभी थोड़े दिन बाद अगर तुम क्लास 6-7 में ही भक्ति मूवमेंट के बारे में बहुत सारा गिवन है, इवन क्लास 6 के लास्ट चैप्टर्स में आपको भक्ति पीरियड में मिल जाता है। तो क्या हुआ, देखो, जो नारायण की भक्ति करते थे और एक शिव की भक्ति करते थे, तो जब कोई एक इंसान किसी चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे फॉलो कर रही हूँ कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, तो मेरे साथ कुछ और लोग भी शायद मुझे देख के इंटरेस्टेड हो जाएं हिस्ट्री पढ़ने में। अगर मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हिस्ट्री पढ़ें, तो मैं क्या करूँगी, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊँगी, उसके लिए कुछ ऐसा ऐसा कुछ करूँगी जो लोगों को अट्रैक्ट करे। भक्ति पीरियड में मोस्टली यही हुआ, लोगों ने पोएम कंपोज की, लोगों ने गाना शुरू किया, भजन लिखे गए बहुत सारे, ठीक है, ग्रुपिज्म हुआ, ठीक है। तो यही हुआ, जब ये शिव भक्त और नारायण भक्त दो टाइप के भक्त बने, तो इन्होंने अपने अपने प्रभु को, अपने अपने ईश्वर को प्रमोट करने के लिए क्या शुरू किया, भजन लिखना, पोएम लिखना, और इससे ही क्या शुरू हुआ, भक्ति मूवमेंट। तो तुम समझ सकते हो कि एक बहुत रिच कल्चर रहा होगा म्यूज़िक का और आर्ट का, तभी तो इन्फ्लुएंस बढ़ा होगा, है ना। अब एजुकेशन और लिटरेचर के बारे में पढ़ लो। एजुकेशन और लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। तो पल्लवास थे, ये बहुत एक पॉइंट, एक बहुत ज़्यादा टाइम पे एक बहुत पॉइंट बन गया था साउदर्न इंडिया में, किसका, एजुकेशन का लिए, ठीक है। द कैपिटल कांचीपुरम वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है, और घटिका जो था वो हायर लर्निंग का था। जैसे कि अभी अगर तुम पूछो कि लर्निंग के कौन कौन से सेंटर हैं, तो अगर तुम मध्य प्रदेश में जाओगे तो भोपाल, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जाओगे तो भिलाई, फिर आप राजस्थान या फिर ऑल ओवर इंडिया कह लो तो कोटा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, एजुकेशन हब हो जाता है, एक जगह पे लोग सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ऐसा उस टाइम पे कांचीवरम घटिका, यहाँ पे क्या हो गया था, एक एजुकेशनल हब जैसा हो गया था। लोग बहुत दूर दूर से, सिर्फ इंडिया से नहीं, अब्रॉड से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज़ जो कांचीवरम में पढ़े हैं, तो ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े होंगे, पर उनमें से कुछ कुछ जो है वो है मयूर शौर्यम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये जो खंबर डायनेस्टी थी, उन्होंने उसके लिए वेद पढ़े थे, ठीक है, उसके फिर दिनगंगा, ये बुद्धिस्ट राइटर्स थे। तो जब कोई राइटर होता है तो उसको ऑलरेडी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? देखो, एक तो क्या है कि तुम अपनी फीलिंग्स लिख सकते हो, बहुत अच्छे वर्ड्स में लिख सकते हो अगर आपको एजुकेशन है तो। अगर आपको एजुकेशन है, देखो, अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप वहाँ से वर्ड्स निकाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, इसलिए राइटर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं धर्मपाला, ठीक है, ये हेड ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी बने थे, ब्राह्मी थे एक। ब्राह्मी कौन थे? ग्रेट इंडियन स्कॉलर हु इन हिज टाइम, हु इन द टाइम ऑफ शिव विष्णु, जो शिव विष्णु का टाइम था। शिव विष्णु कौन थे? पीछे जाके देखना, इनके टाइम पे क्या किया था इन्होंने, बहुत सारा जो संस्कृत लिटरेचर है उसके बारे में लिखा था, ठीक है। अब महेंद्र वर्मन कंपोज्ड अ संस्कृत प्ले विच इज नोन एज मत्स्य विलासरम प्रहसनम, ठीक है, ये क्या है, नारायणम, ये एक प्ले इन्होंने लिखा था। और ये महेंद्र वर्मा कौन थे? रूलर थे। कौन से रूलर थे? फर्स्ट रूलर थे, ठीक है। तो इससे तुमको क्या समझ में आता है कि जो किंग थे वो खुद भी संस्कृत का ज्ञान रखते थे, ठीक है, और वो खुद भी मतलब बहुत ज़्यादा संस्कृत में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि वो प्लेज लिख रहे थे, ठीक है। अब जो नारायणास थे और अलवर्स थे, ये दोनों कौन है? शिव भक्त और विष्णु भक्त। इन्होंने बहुत सारे रिलीजन हाइम्स बनाए। हाइम्स मतलब क्या होता है? जैसे चौपाई, ठीक है। बहुत सारी चौपाई बनाई, तमिल में इन्होंने लिखी थी। और इसके कारण क्या हुआ, एक लिटरेचर का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जैसे कि अगर मान लो कि अगर उस टाइम पे कोई ऐसा गाता ही नहीं, तो चौपाई, दोहे, इन सब का निर्माण नहीं होता, है ना। तो उस टाइम पे ये जो चौपाई थे और दोहे थे, जो भजन थे, उनका भी बहुत ज़्यादा एक निर्माण कह सकते हैं हुआ था। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ो, तो क्या था एडमिनिस्ट्रेशन पहले के टाइम पे, जो बहुत बड़ा स्टेट था पल्लवास का, स्टेट एज एन कंट्री, ठीक है, जो बहुत बड़ा राज्य था वो डिवाइडेड था वेरियस कोटम में, ठीक है।
जैसे कि मान लो कि एक पूरी कंट्री है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से स्टेट्स हैं, ठीक है, और स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ऐसे ही जो बहुत बड़ा स्टेट था पल्लवास का, वो डिवाइडेड था कोटम्स में, ठीक है। द कोटम वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय किंग। तो इन कोटम्स में एक एक ऑफिसर्स होते थे जो किंग खुद अपॉइंट करता था, और वो ऑफिसर्स उस स्टेट को, उस कोटम को देखते थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। किंग प्रोवाइडेड लैंड गार्ड्स टू द टेम्पल नोन एज देवदानम, एंड ऑल्सो द ब्राह्मण्स हु इज नोन एज ब्राह्मदानम। तो क्या होता था कि ये जो जो किंग होते थे वो लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, ये देखना। पहले वो क्या करते थे, बहुत बड़े राज्य को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देते थे, छोटे छोटे कोटम में डिवाइड करते थे। हर कोटम में एक ऑफिसर होता था जो उसका स्टैब्लिशमेंट देखता था, उसका स्ट्रक्चरल देखता था कि हाँ ठीक है, ये बढ़िया, यहाँ पे मैं जो है वो अपनी सर्विसेज दूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पे टैक्सेशन वैक्सेशन सब सही हो रहा है, ठीक है, वो काम करते थे वो ऑफिसर। जो किंग होता था वो लैंड का दान करता था, ज़मीन का दान करता था। ज़मीन का दान दो तरीक़ों से होता था। पहला, या तो वो ब्राह्मण को दान दे दे। अब ब्राह्मण अपनी मर्ज़ी से वहाँ कुटिया बना सकता है, आश्रम बना सकता है, मंदिर बना सकता है, ठीक है, जो भी उसको चाहे वो कर सकते हैं। उसको कहते थे ब्राह्मण दान, ठीक है। दूसरा दान होता था जिसमें राजा सिर्फ उसको टेम्पल बनाने के लिए देता था कि चलो ठीक है, मैंने ये लैंड दी है, इसमें टेम्पल बनेगा। उसको क्या कहते थे, देवदान। द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता था लैंड को। बहुत सारे इरिगेशन टैंक बनाए गए थे पल्लवास के टाइम पे। जो लैंड टैक्स था, सबसे ज़रूरी टैक्स कौन सा था, लैंड टैक्स, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर चीज़ें जो होती थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती थी। तो एग्रीकल्चर जो लैंड है उसमें टैक्स लगाया जाता था, जो की सोर्स ऑफ इनकम माना जाता था राजाओं का, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता था, जो ये दान दिया जाता था, तो दो लैंड का दान दिया जाता था। पहला जो ब्राह्मण दान दिया जाता था, और दूसरा जो देव दान दिया जाता था। दोनों जो ज़मीनें दी जाती थी उनमें कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल टैक्स लगता था उन सब में जो लोग मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे कोई कुछ भी है, जो क्या कहते हैं, कोई आर्ट बना रहा है, कोई क्राफ्ट बना रहा है, कोई कारपेंटर है, कोई सुनार है, कोई वॉशरमैन है, कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो उसको टैक्स एक काइंड ऑफ टैक्स वो देते थे गवर्नमेंट को, ठीक है। इनके टाइम पे इंस्क्रिप्शन में एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, उसमें लाइट डाली गई है, मतलब उसमें एक प्रकाश डाला गया है किसमें, सभा में और देयर कम्युनिटीज़ में, ठीक है। तो इसके टाइम पे जब पल्लवास का टाइम था तो यहाँ पे छोटी छोटी सभाएं बनाई जाती थी, ठीक है। और ये छोटी छोटी सभा क्या करती थी, ये छोटी छोटी सभा देखती थी कि टैक्सेशन कैसा चल रहा है, ठीक है, और विलेज में लैंड किसको दिया जाता है, और जो टेम्पल का जो मैनेजिंग है वो देखा जाता था। देखो ये जो सभाएं होती थी ना, ये गांव, जैसे गांव में सरपंच होते हैं ना, वैसे हुआ करते थे, ठीक है। और जो ये कोटम के ऑफिसर्स होते थे, ये आईएएस ऑफिसर जैसे होते थे। तो जो सभाएं होती थी ये अपनी मर्जी से लैंड ग्रांट करती थी, और अगर जो कोटम का ऑफिसर है ना, वो चाहता है कि ये लैंड वो वापस ले ले, तो वो बिना सभा के, मर्जी के बिना नहीं ले सकता था, ठीक है। मतलब एक विलेज में सभा बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, कोटम का ऑफिसर विलेज में ज़्यादा पावरफुल नहीं था। इन सब चीज़ों के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, सभा जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं उनसे पता चलता है, ठीक है। अब पल्लवास आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पाइनियर्स थे। पाइनियर्स का क्या मतलब होता है, स्टार्टिंग, जो पहला पॉइंट होता है, ठीक है। इन्होंने टेम्पल्स, रॉक में टेम्पल बनाने की जो विधा है उसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया था। द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिगिंस इन अ पल्लवा पीरियड। अभी आप सुनोगे बहुत सारे द्रविड़ आर्ट के बारे में। द्रविड़ आर्ट एक काइंड ऑफ टेम्पल बनाने का एक आर्ट होता है, जिसमें एक गर्भगृह, एक मंडप बनाया जाता है, ठीक है। ये इन सब चीज़ों से कंसिस्ट होता है। तो उस टाइम पे ये लोगों ने स्टार्टिंग की थी द्रविड़ आर्ट की, ठीक है। और ग्रेजुअल एवोल्यूशन के कारण जो ये केव टेम्पल थे, तुमको याद होगा जब हमने पहला 10th पार्ट पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट किंग था, ठीक है, उसने केव कट पेंटिंग्स को, केव कट टेम्पल्स को स्टार्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या लिखा गया, वो केव कट टेम्पल स्टार्ट होके धीरे धीरे बहुत अच्छे टेम्पल्स में जो है वो उनका कन्वर्ट हो गया। मोनोलिथिक रथ बनाए गए। मोनोलिथिक रथ का क्या मतलब होता है कि एक ही जो पत्थर है उससे बहुत अच्छा एक रथ बना दिया गया, ठीक है, उसी को टेम्पल बना दिया गया। स्पेशली 4 स्टेजेस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट जो है वो पल्लव में पाए जाते हैं। पहला कौन था, महादेव वर्मन का, महेंद्र वर्मन, आई एम सॉरी,
सॉरी मैं बहुत बार इसको महादेव वर्मा बोल देती हूँ। पहला कौन सा था? महेंद्र वर्मा। इन्होंने क्या किया, अभी मैंने डिस्कस किया कि उन्होंने केव कट जो टेम्पल्स थे वो बनाए। दूसरा स्टेज क्या था? जब मोनोलिथिक रथ बनने लग गए थे, ठीक है। यहाँ पे मंडपास जो है वो मिलने लगे थे। ये मंडप आर्ट का मंडप टेम्पल जो है वो इस तरह दिखा करते थे। स्पेशली 5 तरीके के जो रथ हैं वो बनाए गए थे और उनको पंचपंदा कहा जाता था, ठीक है। रथ सिग्निफाइज 5 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट, ठीक है। मंडप कंटेन ऑफ ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, मतलब जो उसकी वॉल्स होती थी उसमें खोद कर करके बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है। और इनमें से जो ये जो पहला वाला है महिषासुर मर्दिनी, ये वाला जो टेम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। इनमें टेम्पल आर्ट का सिग्निफिकेंस दिखाया गया है, मंडप आर्ट का, टेम्पल आर्ट, मंडप आर्ट का सिग्निफिकेंस दिखाया गया है। इवन अभी के टाइम पे तुम देखोगे तो जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें भी मंडप बनाए जा रहे हैं ना, तो तुम सोच सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग और कितना अच्छा वो मंडप टेम्पल का जो आइडिया है वो रहा होगा कि वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेज था उसमें क्या था? उसमें यूज़ ऑफ सॉफ्ट रॉक किया जाता था जो की फीचर माना जाता है, ठीक है। जो कैलाशनाथ टेम्पल एट काची है एंड द सोर ऑफ द टेम्पल एट मलानापुरम रिमेन द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अर्ली स्ट्रक्चर टेम्पल्स ऑफ द पल्लवास, ठीक है। जो कैलाशनाथ टेम्पल एट काची इज़ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट मास्टरपीस ऑफ द पल्लवा आर्ट। कभी देखना, ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है बहुत सुंदर टेम्पल है और बहुत ज़्यादा डिग आउट करके एक केव को काट के बनाया गया है, इसलिए बहुत मेहनत लगी होगी, ठीक है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनने लग गए, ठीक है। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का क्या मतलब है? एक काइंड ऑफ जो बेसिक जो अभी आप देखते हो ना ऐसा वाला टेम्पल, उस टाइप का टेम्पल बनने लगा पल्लवास के टाइम पे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टेम्पल्स के नाम लिखे हुए हैं, उनको याद कर लेना बस। तो एक एवोल्यूशन ऑफ जो टेम्पल्स है वो आपको दिख गया। पहले क्या हुआ? पहले केव कटिंग होने लगी, फिर रथ टेम्पल जो मोनोलिथिक टेम्पल हैं वो बनने लगे, मंडप टेम्पल बनने लगे। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो हैं उनका जो है वो निर्माण होने लग गया था 4th पीरियड तक, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर्स है वो दिखाया। मतलब कि बहुत पहले क्या होता था? बहुत कम मूर्तियाँ होती थी। बाद में इनके टाइम पे जो द्रविड़ आर्ट आया, इसमें बहुत सारी मूर्तियों का जो है वो डेवलपमेंट होने लग गया। ओपन आर्ट गैलरी बनाई गई, ठीक है। फिर डिसेंडेंट्स ऑफ गंगा द प्रेजेंस ऑफ इन एन एंशिएंट कैट, ये सब एक टाइप ऑफ आर्ट में लाया गया। स्कल्पचर, और इस टाइम के स्कल्पचर्स जो होते थे उनमें डांसिंग स्कल्पचर्स बनाए गए। पहले जो आर्ट हुआ करती थी ना, इस टाइम के पहले की जो टेम्पल्स होती थी उसमें ज़्यादातर बहुत सिंप्लिसिटी होती थी। जैसे 4 दीवारें बना दी गई, बीच में जो गर्भगृह है उसमें जो देवी हैं या देवता है जिनको भी इस मंदिर को डेडिकेट किया गया है उनको गर्भगृह में रख दिया गया, ऐसा होता था। इनके टाइम पे डांसिंग स्कल्पचर्स जो थे वो बहुत फेमस हुए। मतलब हर एक वॉल में बहुत सारी डांसिंग स्कल्पचर्स, बहुत सारी लेडीज ऐसे डांस करते करते पोजेस में बनाई गई थी, ठीक है। तो इस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक पीक पे पहुंच गई थी। फाइन आर्ट के टाइम पे अगर तुम रीड करो तो इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी म्यूज़िक के बारे में, ठीक है। क्योंकि अलवर्स और नारायण से इन लोगों ने म्यूज़िकल नोट्स कंपोज की थी अपनी चौपाई दोहे के लिए, ठीक है। एक ममूनदार इंस्क्रिप्शन है, उसमें नोट्स ऑफ वोकल म्यूज़िक हैं, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस के नाम हैं। एक्चुअली ये थोड़ा साउथ इंडियन हो जाता है और वर्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो इसमें देख लेना केव पेंटिंग्स के बारे में मिला है। ये जो है ये वाली पेंटिंग्स, उनमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जैन धर्म है, जो जैनिज़्म के फॉलोवर्स हैं उन्होंने इनको बनाया था। तो जब जैन धर्म के लोगों ने बनाया था, जब जैन के फॉलोवर्स ने बनाया था, तो ये पेंटिंग्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आइडियोलॉजी ऑफ जैनिज्म, जो जैन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अलवर्स और नारायण जो थे वो पीक में थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ शिव भक्त और नारायण भक्त जो विष्णु भक्त हैं वही सिर्फ जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे थे अपना पोएम्स में और स्कल्पचर्स में। जैन भक्त और जब जैनिज्म था और बुद्धिज़्म था वो डिक्लाइन हो रहा था बट स्टिल प्रिवेल कर रहा था। मतलब भले कम हो रहा था, ग्राफ भले ऐसा था पर वो ज़ीरो पर नहीं पहुंचा था, ठीक है। फिर आप एक जो किंग है, जो फर्स्ट किंग है, उनके बारे में तो आपको पता ही है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उनको एक माना जाता था कि वो बहुत इंटरेस्टेड थे और उनको बहुत नॉलेज था पेंटिंग का, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको पसंद आया होगा और थैंक यू। ख्याल रखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।